अंधेरे में एक हताश आवाज गूंजती है, बाहर निकालने की भीख मांगते हुए। वो आदमी की तरफ देखती है और कांपती हुई पूछती है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हीरो चुप रहता है, पीठ मोड़े हुए। उसके आसपास काला सा औरा घूम रहा है। लड़की रोते रोते बताती है कि उसकी वजह से उसकी बाहों में पड़ा बच्चा खुद से सांस लेना बंद कर चुका है। वो बेकाबू होकर चीखती है, क्या अब वो खुश है? हीरो उल्टा उससे पूछता है कि वजह उसे खुद पता होनी चाहिए। एमसी आगे कहता है कि यही नतीजा है, यहाँ फंस जाना और दूसरी का खुद अपनी जान खत्म कर लेना। उसी पल वो उसका ठुड्डी पकड़ लेता है और ठंडे आवाज में कहता है, ये सब तुम लोगों ने खुद किया है। वो आंसुओं में डूबी हुई इनकार करने की कोशिश करती है, कहती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देता है। एक शब्द भी मत बोलो, सब खत्म हो चुका है। और अगले ही सेकंड सब कुछ घुल जाता है। यहीं से उसकी छठी रिग्रेशन शुरू होती है। नई लाइफ में भी वो फिर अपोकलिप्स रोकने में नाकाम रहता है। चारों तरफ कियोस फैला है। इस बर्बादी के बीच यूजी ताई सोचता है, क्या सब कुछ बदल सकता था अगर उसने उस इंसान की बात बस एक बार सुन ली होती? अचानक उसके सामने एक विशाल लाल ड्रैगन प्रकट होता है, हमला करने को पूरी तरह तैयार। वो कोई मौका नहीं देता और सीधा आग का तूफान उसकी तरफ छोड़ देता है। लेकिन हीरो के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखता। आग की लहर उसकी तरफ बढ़ रही है, पर वो सिर्फ उसे घूरता रहता है। मन ही मन वो सोचता है, उसे किसी बात का पछतावा नहीं है। उसी पल उसकी हथेली में तेज नीली एनर्जी जमा होती है और उससे बन जाती है उसकी फॉर्मलेस सोडो। अपनी छठी लाइफ में उसे एक बात समझ आ चुकी है, फेल होना और उससे सीखना ही असली ताकत है। यही सोचकर वो आगे कूदता है, एनर्जी स्वॉर्ड के साथ, जैसे अपनी किस्मत खुद बदलने निकला हो। तलवार सीधा ड्रैगन से टकराती है और धमाके की तरह उसकी पूरी ताकत भिड़ जाती है। पलक झपकते ही कई मॉन्स्टर्स उसी एक आदमी के वार से गिर जाते हैं। थका हुआ होने के बावजूद वो लड़ता रहता है, तेज, बेखौफ, हर दुश्मन को चीरते हुए आगे बढ़ता है। आखिर में वो अकेला खड़ा है, एक जलते हुए, पूरी तरह तबाह शहर के बीच। लंबी भारी सांस लेते हुए वो इस बर्बाद नजारे को चुपचाप देखता है। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद रिग्रेसर के सामने एक बड़ा सा फेलियर मैसेज चमक जाता है। अगले ही पल उसकी रिग्रेशन एबिलिटी एक्टिवेट होती है और टाइम फिर से पीछे घूमने लगता है। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो अभी भी अपने गोल से पीछे हटने वाला नहीं है। उसे पता है ये फेलियर बेकार नहीं था, ये भी एक नया लेसन है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, वर्ल्ड क्लॉक हैज बीन रीसेट। इसके बाद सीन बदलता है और हम पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहां एक भीड़ किसी चीज को घूर रही है। ऊपर आसमान में एक पर्पल पोर्टल खुल चुका है, जिसे देखकर हर कोई डर गया है। कुछ लोग तो पुलिस को बुलाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा खतरे को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड घबराकर उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वो लड़का जो बिल्कुल क्लूलेस है, बस पोर्टल के साथ एक फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट करना चाहता है। अचानक हलचल मच जाती है। लड़की सदमे में चारों तरफ फैलती तबाही को देखती रह जाती है। इसी अफरा तफरी में उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिरता है और टूट जाता है, जैसे उनकी पुरानी दुनिया का अंत हो गया। फिर पोर्टल से निकले मॉन्स्टर्स पास मौजूद हर इंसान पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और ये कोई अकेला हादसा नहीं था। दुनिया भर में एक साथ अनगिनत पोर्टल्स खुलने लगे और उनमें से मॉन्स्टर्स की पूरी फौजें बाहर आने लगी। इतनी अचानक हुई इस तबाही में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इंसानियत कुछ ही पलों में मिटने वाली हो। लेकिन इसी डर के बीच एक नई उम्मीद भी जगी। कुछ लोगों के अंदर खास पावर जागने लगी। इन्हीं जागृत ताकतों ने एक नए दौर की शुरुआत की, जिसे बाद में न्यू एज ऑफ हंटर्स कहा गया। इसके बाद दुनिया ने सबसे टैलेंटेड और पोटेंशियल वाले युवाओं को एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर इकट्ठा किया, जिसका नाम था हैटलिंग, ताकि उन्हें ट्रेन करके मानवता की आखिरी उम्मीद बनाया जा सके। और इसी जगह पर हमारे प्रोटैगोनिस्ट यूजी की 7वीं जिंदगी फिर से शुरू होने वाली है। सीन बदलते ही हम देखते हैं एक गुंडा जिसकी बाह ब्लेड में बदल चुकी है, एक लड़की को पकड़कर खड़ा है और वो लड़की जान बचाने के लिए चिल्ला रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस क्रिमिनल जोहो शेख को सरेंडर करने का आदेश देती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। वो पागल हंसते हुए कहता है कि अब तो वैसे भी मेरी मौत तय है, तो क्यों न सबको अपने साथ ले जाऊं। अचानक उसके ठीक पीछे यूजेटी प्रकट होता है। उसकी आवाज ठंडी और सीधी होती है। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे सरेंडर करने को कहा गया है। जोहो शेख पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारा एमसी इतनी पास आ चुका है। वो घबराकर सोचता है कि यूजी आखिर उसके पीछे आया कैसे, जबकि उसने कुछ महसूस ही नहीं किया। गुस्से में भरा जोहो लड़की को एक तरफ धक्का देता है और तय कर लेता है कि पहले हमारे हीरो को ही खत्म करेगा। वो पूरी ताकत से यूजी की तरफ झपटता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या वो भी कोई पुलिस वाला है, और उसे मर जाने के लिए कहता है। हमारा एमसी हल्की सी स्मर्क के साथ जवाब देता
देता है कि वो कोई साधारण पुलिस नहीं है और अगले ही पल वो जोहो के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच इतना तगड़ा होता है कि जोहो सीधा सड़क पर पटक कर गिरता है और असफाल्ट में एक छोटा सा क्रेटर बन जाता है। जोहो शिक पूरी तरह बेहोश जमीन पर पड़ा है और यूजी खुद ही अपनी ताकत के कंट्रोल पर शिकायत करने लगता है। वो कहता है कि वो फिर भूल गया और जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी। यही पता चलता है कि अब वो लेयर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऑफिसर है। सीन कट होता है और हम पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। न्यूज रिपोर्ट चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रग डीलर जोहो शिक को पुलिस ने घेर लिया था और भागने की कोशिश में उसने एक निर्दोष सिविलियन को होस्टेज बना लिया। अगले ही पल हम एक होलोग्राफिक स्क्रीन देखते हैं जिस पर पूरा सीन चल रहा है और कोई व्यक्ति हैरानी से पूछता है कि जोहो शिक वहां कैसे पहुंचा। वो फिर फर्श पर बेहोश पड़े उस आदमी की तरफ देखती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। हमारा एमसी बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देता है कि स्टेशन आते समय उसे रास्ते में ही उठा लाया था। उसकी पार्टनर रिपोर्ट का जिक्र करने ही वाली होती है लेकिन खुद को रोक लेती है और इंस्टेड मुस्कुराकर उस वेटरन ऑफिसर को गुड जॉब कह देती है। साइड से उसे ऑब्जर्व करते हुए वो कहती है कि आज यूजी कुछ अलग लग रहा है। वो कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा लंबा और शायद और भी हैंडसम लग रहा है। एक ऑफिसर बड़बड़ाता है कि उसने क्रिमिनल के साथ जरूरत से ज्यादा रफ व्यवहार किया, लेकिन यूजी जिसने कई बार रिग्रेशन झेले हैं उनमें से किसी को पहचान नहीं पाता। उसकी नज़र में ये सब लोग अजनबी हैं क्योंकि जिस दिन उसकी रिग्रेशन शुरू हुई उसी दिन से ये जिंदगी उससे दूर हो गई थी। बातों को अनसुना करते हुए वो क्रिमिनल को कॉलर से घसीटते हुए ले जाने लगता है और बाकी ऑफिसर से कहता है कि वो लोग बाकी काम संभाल लें। और यहीं खुलासा होता है वो जिस वजह से रिग्रेस हुआ था वो था ड्रैगन हचलिंग की मौत। इन हेई एंचलिंग्स ने दूसरी दुनिया से धरती पर सिर्फ मजे करने और अच्छी यादें बनाने के लिए कदम रखा था, लेकिन इसी दौरान कुछ का कंट्रोल टूट गया और वो बेकाबू होकर तबाही मचाने लगे। कुछ इस दुनिया की नफरत और बुराई झेल नहीं पाए और कुछ तो अपने मिशन पूरे न कर पाने की वजह से जीने की इच्छा ही छोड़ बैठे। जब एडल्ट ड्रैगन्स को अपने बच्चों की मौत का पता चला तो उनका गुस्सा इंसानियत पर टूट पड़ा और वहीं से ड्रैगन्स बनाम ह्यूमंस की लड़ाई शुरू हुई जिसने धीरे धीरे दुनिया को अपोकैलिप्स की तरफ धकेल दिया और पूरा ग्रह तबाह हो गया। यूजी रिग्रेशंस के साथ बहुत ताकतवर बन गया था, लेकिन फिर भी अकेले वो दुनिया को बचा नहीं पाया। इसलिए अपनी नई जिंदगी में उसने फैसला किया है इस बार तरीका पूरी तरह बदलेगा। उधर तभी उसकी एक साथी उसे आवाज लगाती है और शर्माते हुए पूछती है कि क्या वो पास में खुले नए रेस्टोरेंट में उसके साथ डिनर पर चलेगा, लेकिन यूजी तुरंत इनविटेशन ठुकरा देता है। हैरान होकर वो पूछती है कि फिर वो कहाँ जा रहा है और हमारा एमसी ठंडी आवाज में कहता है यूरोप। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं खूबसूरत और शांत पार्क में फ्लोरेंस, इटली में, जहां हरी बालों वाली लड़की कुछ लोकल बच्चों के साथ खुशी खुशी खेल रही है। वो एक नन्ही लड़की के सिर पर फूलों का मुकुट रखती है और बच्ची अपनी मुस्कान के साथ गिफ्ट देखकर चमक उठती है। लड़की पूरी तरह मस्ती में है, खेल रही है, नाच रही है और मासूम बच्चों के साथ समय बिता रही है। लेकिन दूर से हमारा प्रोटैगोनिस्ट यूजी के गंभीर चेहरे के साथ पूरे सीन को देख रहा है और लड़की पर शार्प नजरें जमाए हुए शायद अपनी अगली चाल सोच रहा है ताकि किसी त्रासदी को रोका जा सके। आखिरकार वो उसके पास पहुंचता है और हाय कहता है, जिसे लड़की अचानक मुड़कर देखती है। हरी बालों वाली खड़ी बिल्कुल हैरान रह जाती है और हमारा एमसी उसके सामने खड़ा देखकर बोल ही नहीं पाती। हरी बालों वाली लड़की फिर वह एक ऐसी एबिलिटी इस्तेमाल करती है जो उसे दूसरी भाषाएं समझने देती है और उसके अपने ही भाषा में उसे ग्रीट करती है। फिर वह पूछती है कि वह उसे ढूंढने क्यों आया और वह जवाब देता है कि उसके पास एक ज़रूरी काम है। जिज्ञासु होकर वह जानना चाहती है कि क्या उसे पता है कि वह कौन है और हमारा हीरो पुष्टि करता है कि उसे पता है। यूजी फिर उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वह कौन है और लड़की जवाब देती है कि उसे भी पता है। मुस्कुराते हुए वह बताती है कि उसका नाम यूजी टीएई है, जिससे हमारा हीरो हैरान रह जाता है। फिर वह आत्मविश्वासी नज़रों से पूछती है कि क्या उसने उसका नाम सही कहा। हमारा एमसी गंभीर हो जाता है और शक भरी नजरों से पूछता है कि उसने यह नाम कहाँ सुना। लड़की उसके सीने की ओर इशारा करके कहती है कि उसके यूनिफॉर्म पर ही यूजी टै लिखा हुआ है। हंसते हुए वह बताती है कि वो मजाक कर रही थी। असल में उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है या क्या करता है, लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर जानती है कि वह बहुत स्ट्रांग है और इस जगह का नहीं लगता। यूजिता चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी बातों को गंभीर चेहरे के साथ सुनते हुए। तभी हरी बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या वह उसे मारने आया है। वह शांत आवाज में कहता है कि नहीं। फिर वह अंदाज़ा लगाती है
कि शायद वह उसे किडनैप करने आया हो। उसकी हैरानी के लिए हमारा हीरो कहता है कि उसका अंदाजा सच के काफी करीब है। लड़की भौहें चढ़ाकर पूछती है कि क्या वह कोई अजीब आदमी है, लेकिन वह उसे खेल बंद करने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसका मकसद उसे प्रोटेक्ट करना है और अगर उसने बात नहीं मानी तो वह जबरदस्ती करेगा। यूजीन टे समझाता है कि उसकी जाति की आंखें भविष्य पढ़ सकती हैं और इसी वजह से उनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज होती हैं। चूंकि वह भी उसी जाति की है, उसे यकीन है कि लड़की मौजूदा हालात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। एक दबदबे वाली ऑरा के साथ वह कहता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वह सही फैसला। फिर वह मुस्कुराते हुए पूछती है कि अगर वह अच्छा बर्ताव करे तो क्या वह उसके साथ अच्छा होगा। हमारा हीरो यूजी हाँ कहता है और लड़की डील स्वीकार कर लेती है क्योंकि लगता है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन लड़की एक शर्त रखती है। वह चाहता है कि यूजी उसे मेहमान की तरह प्यार और आदर के साथ ट्रीट करे। फिर वह अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह उसे यह वादा कर सकता है। हम उसकी हाथ में उठी उंगली को देखते हैं जो हमारे हीरो की हाँ का इंतज़ार कर रही है। यूजी उसे थोड़े गंभीर और कम दोस्ताना अंदाज में घूरता है, लेकिन लगता है कि वह उसकी प्रपोजल को मानने वाला है। फिर वह अपनी उंगली उसकी उंगली से जोड़ता है और वादा करता है कि वह उनके समझौते का सम्मान करेगा। सीन फिर किसी बड़े शहर की आधुनिक बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में बदल जाता है। हम देखते हैं कि हरी बालों वाली लड़की दरवाजे से झांक रही है। अभी अभी उठी हुई नजर आती है, सिर्फ ड्रेस शर्ट पहने। वह सोचती है कि क्या मिस्टर यूजी ते पहले से ही जाग चुके हैं। लिविंग रूम में एंट्री करते ही वो उसका नाम पुकारती है और पाती है कि वो सोफे पर बैठा है। उसके पास एक अजीब साया है। यह आर्च ड्यूक का साया है, एक स्किल जो उसके आधे पावर के साथ एक क्लोन को बुलाता है। थोड़ी ही देर में साया पूरी तरह से उसके जैसे बन जाता है और कहता है कि वह उसके आदेश मानने के लिए तैयार है। फिर हमारा हीरो का क्लोन बिना कुछ बोले ग्रीन हेयर वाली लड़की के पास से निकल जाता है। लड़की बहुत हैरान होती है क्योंकि क्लोन बिल्कुल असली यूज की तरह दिखता है। असल में वो शैडो ही उसका पूरा पुलिस वाला काम करता है। भाई सच में शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपनी पूरी 9 से 5 जॉब क्लोन से करवाता है। स्मार्ट मूव। खैर, वो जल्दी समझ जाती है कि यह आदमी खुद तो काम पर जाता ही नहीं, लेकिन यूजी तुरंत तर्क देता है कि टेक्निकली वो काम कर ही रहा है क्योंकि क्लोन उसकी ही एबिलिटी है। उसके लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि वो उसके साथ बना रहता है, एक तरह से उसे बॉडीगार्ड की सर्विस दे रहा है। वो उसकी बात मान लेती है और उसके बगल में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का सुझाव देती है। यूजी हैरान रह जाता है कि उसने यह बात अचानक क्यों छेड़ दी और वो हल्के फुल्के अंदाज में उसे चिढ़ाती है कि कुछ खा लो, क्योंकि उसने कल रात डिनर भी स्किप कर दिया था। लेकिन वो उसकी ऑफर फिर भी ठुकरा देता है। भाई तो बिल्कुल ब्रायन जॉनसन की लो कैलोरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। ग्रीन ड्रैगन मुंह फुलाकर कहती है कि कितना अजीब है, घर का ऑनर खुद तो खाता नहीं और वो आराम से मनचाहा खा लेती है। यूजी पलटकर पूछता है कि जब ड्रैगन बिना खाना खाए भी आराम से जी सकते हैं तो वो 3 टाइम खाना खाने की इतनी टेंशन क्यों लेती है। ग्रीन ड्रैगन मजाक मजाक में उसकी डिप्रेस्ड हालत पर चुटकी लेते हुए कहती है कि जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं होती, कुछ अच्छा खा लेने से उसे सच में खुशी मिलती है। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कहे वो तुरंत उठ जाती है और उसे साथ में ग्रोसरी शॉपिंग चलने का ऑर्डर दे देती है। वो इस ऑफर को भी साफ मना कर देता है, लेकिन ग्रीन ड्रैगन ऐड जाती है। वो जोर देकर कहती है कि आज वो उसे ब्रेकफास्ट की ताकत दिखाएगी। सीन कट होता है और हम एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मार्ट में पहुंचते हैं। लोगों की नज़र अपनी शॉपिंग पर नहीं बल्कि उस आकर्षक गॉडेस जैसी दिखने वाली ड्रैगन पर टिकी है जो दूर से किसी सेलिब्रिटी जैसी लग रही है। यूजी उसके साथ चल रहा है और उसे खुद महसूस हो रहा है कि कपल्स तक आपस में झगड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यह खूबसूरत ड्रैगन उनके पास से गुजर रही है। शॉपिंग खत्म होने के बाद यूजी शिकायत करता है कि वो बहुत ज़्यादा सामान उठा लाई है, लेकिन उसका कारण बिल्कुल सिंपल है। इस आदमी की किचन में खाने का एक दाना भी नहीं मिलता। भाई के पास तो कुकिंग यूटेंसिल्स तक नहीं और वो अब इस पूरी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना चाहती है। इसीलिए वो पहली बार उसे एक ढंग का ब्रेकफास्ट खिलाने को इतने मरते दम तक तैयार है। यूजी चिड़चिड़े अंदाज में कहता है कि ये सारा सामान घर पर ही छोड़ दो, बाहर जाकर खा लेंगे, और यही बात उसे खटक जाती है। तभी पता चलता है कि उन्हें तुरंत कहीं जाना है, ऐसी जगह जहाँ उसका साथ होना जरूरी है। साथ ही यूजी को लगता है कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है, जिससे वो और भी उदास हो जाती है क्योंकि उसने काफी समय बाद शॉपिंग की थी। वो उसकी बात मानकर पीछे चलती है और पूछती है कि आखिर जाना कहाँ है। तब गए बताता है कि उसके साथ ठीक से रहने से पहले उसे अभी कुछ चीजें और चाहिए होंगी। वो उससे बोलता है कि जल्दी आओ, आज बहुत कुछ करना है। अगले सीन में
एक डरावना सा एगहेड टाइप पीडीएफ फाइल जैसा बंदा उस खूबसूरत लड़की को देख देख कर पूरा क्रिंज तरीके से लट्टू बना हुआ है। यूजी उस बेवकूफ को सीधे चेतावनी देता है कि अगर काम पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी बची खुची आंख भी निकल सकती है। फिर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कुछ एक्सेसरीज भी उठा लेते हैं और थोड़ी देर सिस्टम से छेड़छाड़ करके बाकी प्रक्रिया पूरी करते हैं। लंबा दिन आखिरकार खत्म होता है जब उसकी आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाती है। यूबॉम्ब अब इस शहर की ऑफिशियल मेंबर है। हालांकि उसे खुद ये अजीब लगता है कि उसे आईडी की जरूरत क्यों है। यूजी उसकी हिचक पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसके पास पहले कभी कोई आईडी नहीं थी। तब बॉम्ब बताती है कि उसके नाम पर तो बैंक अकाउंट भी नहीं था। अंदर ही अंदर भाई सोच रहा है ये ड्रैगन आखिर अब तक जिंदा कैसे थी। उसी वक्त वो पूछती है कि उसने उसे बॉम्ब नाम ही क्यों दिया। असल वजह तो ये है कि यूजी ने उसका नाम उन 4 सीजन्स में से एक से उठाया था। हर ड्रैगन के लिए एक सीजन। उसे यूबॉम्ब नाम सच में पसंद आता है क्योंकि स्प्रिंग वो मौसम है जब धरती पर जिंदगी सबसे ज्यादा खिलती है, इसलिए उसके हिसाब से ये नाम खूबसूरत है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसे वो अब भी डरावना लगता है। उसकी ड्रैगन आंखें उसे साफ साफ चेतावनी देती रहती हैं कि इस आदमी से उलझना नहीं, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। इसके बावजूद बॉम्ब को लगता है कि वो दिल से अच्छा इंसान है। यूजी को लगता है कि ये नतीजा वो एक दिन की मुलाकात से थोड़ा जल्दी निकाल रही है, लेकिन ग्रीन ड्रैगन का दावा है कि उसकी इंट्यूशन बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा शार्प है। इसी वजह से पूरी चमकती हुई कॉन्फिडेंस के साथ वो नरमी से पूछती है क्या उसके लिए ये ठीक है कि वो उसे थोड़ी देर और देखती रहे। यूजी के लिए ये पल उसकी सारी पिछली नाकाम रिग्रेशन से एक बड़ा कदम आगे था। वो उसे पहले कभी मुस्कुराने पर मजबूर नहीं कर पाया था। अभी वो आसमान की तरफ देखते हुए हल्की थकान महसूस करता है, लेकिन मानता है कि इस बार शुरुआत वाकई अच्छी हुई है। लेकिन इसी वक्त अफ्रीका के एक बंजर इलाके में एक लाल बालों वाली ड्रैगन अपने ओपोनेंट को बुरी तरह टॉर्चर कर रही है। सामने खड़ा गंजा तो जैसे नेगेटिव आईक्यू लेकर आया है। ऐसी हालत में भी उसे उकसाने की कोशिश करता है और अगला ही सेकंड उसका चेहरा जमीन में गड़ जाता है। वो उसकी तकलीफ देखकर मजे ले रही है, यहाँ तक कि इस बात से परेशान है कि वो इतनी जल्दी मर गया। फिर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 199 लड़ाइयों में से ये मस्केटियर हर एक जीत चुकी है। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अगला ओपोनेंट कौन होगा। इसके बाद अफ्रीका में चल रही इस पूरी हालात का थोड़ा बैक स्टोरी भी दिखाया जाता है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बारकाडा डिमोनिक इंसानों के इशारों पर काम कर रहा है और अब तक 400 से ज्यादा सिविलियंस को खत्म कर चुका है। एक रिपोर्ट में अफ्रीका की एक विजिलेंटे एक टीनेज लड़की का जिक्र है जिसे मीडिया नाइट हंटर कहने लगा है। वो अकेले ही बारकाडा से भिड़ रही है। यूजी ये सब पढ़ता है और समझ जाता है कि अब उसे खुद कदम उठाना पड़ेगा। तभी किचन से बॉम्ब की आवाज आती है कि डिनर रेडी है। यूजी अंदर जाता है, आधी उम्मीद में कि शायद कोई मिशेलिन स्टार लेवल खाना मिलेगा, लेकिन टेबल पर जो रखा है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुस्से में खाना पका दिया हो। प्लेट से उठती भाप भी डरावनी लग रही है। वो बस उसे देखकर ही डिप्रेशन में चला जाता है, जबकि वो प्योर लड़की मासूमियत से पूछती है कि उसे कैसा लगा। उसने ये डिश यूके में देखी थी, किसी तरह की सार्डिन वाली रेसिपी, तो उसको लगा कि इसे राइस के साथ बनाना अच्छा आइडिया होगा क्योंकि कोरियंस को चावल पसंद होते हैं। यूजी एक चम्मच लेकर मुंह में डालता है और उसकी आत्मा लिटरली देख रही होती है कि मरी हुई मछली दया की भीख मांग रही है, कृपया मुझे आज़ाद कर दो। ये खाना नहीं, बस एक ट्रॉमा का नया रूप है। ये तो सच में जहरीला है। यूजी बस इतना कहकर टॉपिक बदल देता है और बताता है कि उसकी अगली प्लान है रेड ड्रैगन को पकड़ना। बॉम्ब थोड़ी नाराज और उदास दिखती है क्योंकि उसे पता है कि ये आसान नहीं होने वाला। रेड ड्रैगन ऐसे किसी को आसानी से मानने वाली नहीं है। यही वजह है कि यूजी बॉम्ब की मदद लेने वाला है परसुएट करने के लिए। हालांकि बॉम्ब को लगता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा काम का नहीं होगा। दोनों ड्रैगन अलग अलग हाउसेस से हैं, इसलिए ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बनाता है। वैसे भी यूजी अब तक इस डेड मील को एक चम्मच भी नहीं खा पाया है। बम समझाती है कि हर ड्रैगन हाउस की पसंद नापसंद अलग होती है। जहां वो खुद चीज़ें बनाना पसंद करती है, रेड ड्रैगन्स का स्वभाव अलग है। ये युद्ध और हिंसा में ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं। इन्हें अपनी डोमिनेंस दिखाना पसंद है, इसलिए बल का इस्तेमाल करना यहाँ काम नहीं आएगा। रेड ड्रैगन्स के लिए उनका गर्व और सम्मान सब कुछ होता है। हारना मतलब उनके लिए लगभग मौत के बराबर है। गाइटे इसे समझता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर उसने जल्दी जाकर उसे बचाया नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। उसी बंजर इलाके में एक शक्तिशाली योद्धा छिपा हुआ है
जो उसे लेने आने वाला है, और अगर यूजी कुछ नहीं करता तो वो योद्धा उसे मार ही देगा। इसी वजह से वो चाहता है कि बॉम्ब साथ आए ताकि लड़ाई करने की जरूरत न पड़े और चीजें आसानी से सुलझ जाएं। बॉम्ब उसे सन्न रहकर देखती है, जिससे यूजी थोड़ा हैरान हो जाता है। स्प्रिंग ड्रैगन को सच में ये अजीब लगता है कि वो खुले तौर पर उसकी मदद मांग रहा है, क्योंकि शुरू में उसने बॉम्ब को ये इंप्रेशन दिया था कि वो खुद ही सब कुछ संभालने वाला वर्कaholic है और कभी किसी की मदद नहीं लेता। इतना अचरज देखकर बॉम्ब तुरंत हाँ कर देती है और जोर देकर कहती है कि उसे भी रेड को बचते देखना है। हालांकि इस प्लेफुल ड्रैगन की एक ही शर्त है, उसे वो खाना खत्म करना होगा जो उसके सामने रखा है। उसने यूजी को पकड़ लिया जब उसने बातचीत के दौरान चम्मच नीचे रख दी थी। ठीक है दोस्तों, लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अब मरने वाला है, यानी कहानी शायद यहीं खत्म हो जाए। यूजी बेसिकली इंटरनलाइज करता है कि वो कहाँ में फंसा हुआ है और वो बाइट लेता है जो अगले दिन उसके टॉयलेट को रोने पर मजबूर कर दे। अगले सीन में हम खुद को वेस्टलैंड में पाते हैं, जहाँ रेड तबाही मचा रही है। उसने लगभग 1 दर्जन सैनिकों को तबाह कर दिया है, हर एक को कमजोर बोलते हुए आसानी से पीट रही है। वो सचमुच चाहती थी कि उसकी 200वीं लड़ाई कुछ खास होती, न कि सिर्फ बोरिंग। इतना कि रेड अब दूसरे कॉन्टिनेंट जाने के बारे में सोचने लगी है, क्योंकि अफ्रीका में कोई भी उससे लड़ने लायक नहीं बचा। उसे याद आता है कि ग्रीन यूरोप में अच्छा कर रही है और सोचती है कि क्या उसे उससे मिलने जाना चाहिए।